गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संचयन से क्लास 9 संचयन से सेकंड चैप्टर स्मृति पढ़ेंगे। लॉकडाउन के कारण कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, परंतु फर्स्ट सेकंड चैप्टर सेम है, वे नहीं हटाए गए हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर देखते हैं। ये श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा गायत्री परिवार के जो संपादक रहे उनके द्वारा लिखा गया। ये उनकी आत्मकथा है, उनके ऊपर बीती, उनके साथ जो घटना घटी वो वर्णन है। चलिए पहले आज हम इसको देख लेते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाना यानी कड़ी सर्दी, बहुत भयंकर सर्दी पड़ना। 4 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी हुई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़कर, बेर एक फल है जो खाते हैं, और झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। गांव के पास से ही एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका, जो एक डर है, वही थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, यानी उपस्थिति न हो। आंगन पर भाई साहब को पत्र लिखते पाया तो पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे श्याम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मिज्जा यानी ठंडी के, जो हमारे शरीर के अंदर ठंड हल्की हल्की जो ठंड है, बहुत भीरा पदार्थ, यानी ये कह सकते हैं ठंड के ऊपर जो उसका पानी बन जाता है बर्फ का, वो ठीक है। मज्जा तक ठिठुर रही थी, यानी मज्जा यानी हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मज्जा माने हड्डी के जो भीतर मुलायम पदार्थ होता है वो। हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए, यानी खाने के लिए, ठीक है, भुनवाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, यानी बहुत को मार चुका था। अब मक्खनपुर के स्कूल और गांव के पीछे पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम झुरे जाते थे उस डंडे से। तो मूक डंडा ही सजीव सा प्रतीत होता था, यानी जीता जागता लगता था। प्रसन्न वदन यानी हम खुश होकर के, प्रसन्न चेहरा। मक्खनपुर की तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को क्या किया लेखक ने कि टोपी में रख लिया और कुर्ते में जेबें ना थी। उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जहां पर अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, कम से कम 24 हाथ गहरा, यानी ये कहूं कि 24 फीट गहरा। एक हाथ यानी समझो कि 1 मीटर आसपास। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी, यानी शरारती टोली। बच्चे शरारत करते हैं तो स्कूल में लौट रहे थे। क्या करते हैं, कुएं में उझकने यानी देखने की, ठीक है, पंजों के बल उचक कर झांकना, उचकना कहते हैं। सूझी। उचकने वाला सबसे पहले मैं ही था। झांक कर एक ढेला फेंका। उसकी कैसी आवाज आती, सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा होती थी। कुएं में जो ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फिर हम सब बालक क्या करते थे, उस फुसकार से ऐसे चकित हुआ करते थे और किलोले करते थे कि मृग समूह, यानी बहुत किसी शब्द के उपरांत पढ़ने वाला दूसरा समूह, और मन की ओर झुकाव करते थे। तो अति कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसी उपरांत उछल उछल कर हम एक एक ठेला फेंका करते और कुएं से क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह के लगाते थे। अब गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते वक्त प्राय प्रतिदिन यही कार्य किया होता।
और आगे भागकर आ जाता। टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ठेला फेंकता। रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप की फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, लेकिन जैसे ही हम उस दोनों कुएं की ओर निकले, कुएं में ठेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की बड़ा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे गाय के पीछे। अब देखो, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। सर्दी ना लगे तो कान पर पर्दे बांधे हुए हैं, पर क्या है कि शरारत तो पूरी है। अब देखिए, ठीक है, मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, यानी एक हिरन के पीछे छोटा हिरन हो लेता है। ठीक है। अब कुएं के किनारे एक ठेला उठाया था, उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ठेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। क्योंकि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं, ये तो याद नहीं, पर टोपी के हाथ से लेते ही तीनों चिट्ठियां उचक्कर चक्कर काटती हुई क्या कि कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से निकल जाती है, वैसे तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को चढ़ते हुए देखकर उस पर हमला करता है। वह तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, उसे पकड़ने की घबराहट क्या है कि स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढांडे मार मार कर, यानी बहुत जोर जोर से रो रहा था। जोर जोर से रोना, ढांडे मारना यानी जोर जोर से रोना। मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता, पानी बाहर टपक जाता। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। पलकों के ढकने के भीतर भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर आंखों के कोपलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आ जाती, जी चाहता कि माँ आकर छाती से लगा ले, लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो आए, देर हो रही थी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी शाम होती जा रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर गिर रही थी। या तो जिम्मेदारी की दुधारी तलवार, यानी ये कह सकते कि दोनों ओर पिटाई हो। चलिए आगे चलते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। यानी अब कहते हैं दृढ़ संकल्प से दुख अगर आपका इरादा पक्का हो तो क्या हो जाता है कि अगर आपका इरादा पक्का है तो भी क्या होता है, तब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। चलिए, कितना भयंकर निर्णय था। जो भी पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता और बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए किसी मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की चिंता ही क्या, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। चिट्ठी निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था कि मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी चिंता नहीं, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था, उसके रोने का तात्पर्य मेरी मौत से मुझे नीचे बुला रही है। यदि मैं शब्दों से न कहता, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। एक विषधर सांप हो, उससे लड़ना एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़ों से नहीं लड़ा जाता सांप से। नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों वाली बांधी हुई धोती से 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हमने धोतियों को एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। फिर धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया और दूसरे डैंग पर यानी किनारे पर लकड़ी के जिस पर चरसपुर टिकता है उसके चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को
डैंग से कड़ी करके बांधा, तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं की धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे भी थे। जो सांप को मार चुका है उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, परंतु कुएं के अंदर सांप मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर वे नादान थे, वरना सांप को मारने का बहुत आसान तरीका होता है कि उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दो और वो उसके अंदर घुस जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ भी फेंक के मारो तो मर जाता है। बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से 4-5 गज रहा हूंगा। ध्यान से नीचे देखा तो सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था उसके कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता, सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप भी तैयार हो गया और लेखक भी। उसका प्रतिद्वंदी मैं, यानी उसका लड़ने वाला दुश्मन मैं था। अब देखो कि क्या घटना घटती है। उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डैंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फीट गज की नहीं दूरी पर पैर रखना। इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम ही होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, यानी बहुत छोटा होता है। ऐसी दिशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फीट की दूरी पर रह सकता था। वह भी दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन तो बीचों बीच लटक रहा था। धीरे धीरे एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता, त्यों मेरी एकाग्रचित्र बढ़ती जाती और मुझे एक सूझ सूझी कि मेरे दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने कुएं की बगल में लगा दी और दीवार में पैर लगाते कुछ मिट्टी नीचे गिरी। अब सांप ने फुंकार करके उस पर मुंह मारा। मेरा पैर भी दीवार से हट गया। मेरी टांगे कमर में समकोण बनाती हुई लटकती रही। इससे सांप क्या करता है, कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया था। तनिक झूलकर मैंने पैर कुएं की बगल से सटाया। कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की 1.5 गज कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षु सर्वा क्यों कहते? क्योंकि आंख के कान, सांप को कान नहीं होते। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, सांप को चक्षु सर्वा क्यों कहते? क्योंकि सांप के कान नहीं होते, सांप आंखों से सुनता है। मैं स्वयं को चक्षु सर्वा कह रहा था, मानो सहानुभूति से अपनी आंखों दे दी हूं। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह शायद कब किसकी ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह आकाश कुसुम था, आकाश का फूल। मनुष्य का अनुमान, भावी योजनाएं कितनी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। कई बातें मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं जो हम बनाते हैं, परंतु मुझे सांप का साक्षात होते ही योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी और डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वो घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। ऐसा करना मानो तोप के मुहरे खड़ा होना। यदि फन उसके समीप का भाग न दबा तो वह पलटकर जरूर काटता। फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं थी। 2 चिट्ठियां उसके क्या है कि फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों कैसे उतरा? 2 चिट्ठियां उसके पास सटी हुई पड़ी थी। एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठी लेने ही उतरा था। पैतरों पर डटे थे। आसमान क्या है कि 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पर पड़े थे। मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो यदि बहुत करता तो क्या पकड़कर कुचलकर मार देता, तो वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचाई देता, अपने साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी कि इस डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि कोई चारा न था, कुर्ता था तो कोई कपड़ा न था, क्योंकि सांप के मुंह की ओर करके उसे फन को पकड़ लूं, मारना या बिल्कुल छेड़खानी करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था
बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलोकन करना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। ज्यों ही चिट्ठी के पास बड़ा, फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ, हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा, पर मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। जानबूझकर नहीं, यूं बिधक कर उछलकर सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो। मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ही न थी। सांप ने लगातार फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। डंडा पहली इसी भांति अपमानित हुआ। क्यों अपमानित हुआ? बार बार एक क्वेश्चन भी आता है कि लेखक का डंडा क्यों अपमानित हुआ? क्योंकि वो डंडा घूम नहीं सकता था, वहां पर मजबूर हो गया था डंडा, तो इसलिए ये बार बार क्वेश्चंस क्रिएट होता है। शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। इधर फूंफू करके मेरे उछलने की ओर धमाके से खड़े होने से भाई ने समझा कि मेरा कार्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। बंधुत्व का नाता फूंफू करके क्या हो गया, धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगता है, भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगती है। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, यानी छोटे भाई की बेजा कहते हैं कि किसी बात की, मतलब वो वैसे बिना किसी वैसे नहीं लड़ रहा था, उसकी बेकार नहीं थी, बेजा, ठीक है। बार बार चेताने की क्रिया को बेजा कहते हैं। और फूंक धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उस लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया, डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खिंच गया। गुंजलक मारता हुआ सांप पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। कहीं दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वैसी देवी कृपा थी, डंडे के मारो मेरी और खिंच आने से मेरे सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया। छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी, क्योंकि सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। वह उस पर झपटा, मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात तो मैंने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। ऊपर चढ़ना कोई, अब लेखक को चिट्ठियां भी मिल गई और डंडा भी मिल गया। अब चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहरे और पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फीट, कहा था ना 20-25 हाथ यानी फुट, 36 फीट आप आइडिया खुद ही लगा सकते हैं। मुझसे अब नहीं हो सकता था। मैं 15-20 फुट बिना पैरों के सारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं। कम ही अधिक नहीं, उससे 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई, यानी बाहों में क्या हो गया, दर्द हो गए, ठीक है। अब छाती फूल गई थी, धोकन्नी चल रही थी, यानी सांस चल रही थी। एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर यानी साफ करके धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के एक लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, चढ़ते हुए देख लिया था, ताकीद की, उससे विनती की, ठीक है, कि वह कुएं वाली घटना किसी के सामने ना कहे और हम लोग आगे बढ़े। तो ये क्रिया हुई। अब हम इस सन 1915 में मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिकुलेशन को कहते हैं, मैट्रिक तो 10वीं को कहते हैं, पर मैट्रिकुलेशन 12th को कहते हैं, के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोदी में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैने यानी डहाना, ठीक है। कितने अच्छे दिन थे वे,
उस समय राइफल न थी, डंडा था, डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। बताओ लेखक ने कितनी हिम्मत की कि 36 फीट जाकर के कच्चे गड्ढे में, कुएं में एक सांप को, भी बहुत बड़े भयंकर विशाल सांप को मारना, और वो भी इतनी कम उम्र में, कोई आसान नहीं है। परंतु क्या है कि मेहनत से, एक विश्वास और लगन से सब कुछ कार्य किया जा सकता है। बोध प्रश्न देख लेते हैं अब हम। इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम उनको भी देख लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी समझेंगे। चलिए अब हम क्या क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं। चलिए, ये श्री राम शर्मा आचार्य हैं जिन्होंने उसके साथ फाइट की, यानी सांप के साथ फाइट की। इनकी ये आत्मघटना है, श्री राम शर्मा आचार्य, और इन्होंने एक गायत्री परिवार के संपादक भी रहे। 1991 यानी 19 इनके मृत्यु के बाद इनको पोस्टल ऑर्डर इनके नाम पर छापा गया, भारत इंडिया, श्री राम शर्मा आचार्य, राइट। एनसीईआरटी हिंदी बुक संचयन क्लास 9th चैप्टर 2 पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 20 सितंबर 1911 और 2 जून 1990। पंडित लेखक का परिचय। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आंवला खेड़ा ग्राम में, या जो जलेसर के मार्ग में आगरा के आसपास 15 मील की स्थिति पर हुआ, 15 से 45 किलोमीटर के आसपास। उनका बाल्यकाल या किशोर अवस्था ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने में, परंतु जहां उनके पिता श्री पंडित रूप किशोर शर्मा जी आसपास के दूर दराज के राजघरानों के क्या है, राज पुरोहित थे। वे उद्भट विद्वान थे और भागवत के कथाकार थे, किंतु श्री राम शर्मा जी का अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से हमेशा विचलित रहता। अब आप देखिए, ना तो बड़ा भाई इतनी तरक्की कर पाया, ना इनका छोटा भाई, परंतु ये बीच के होने के बावजूद इन्होंने इतनी तरक्की की, क्योंकि श्री राम शर्मा आचार्य इन्होंने गायत्री पीठ की स्थापना भी की है। ये गायत्री परिवार का लोगो है और ये इंडियन का पोस्टल ऑर्डर जो इनके नाम पर प्रकाशित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा। सबने अपने सहपाठियों और छोटे बच्चों में अमराइयों में बैठाकर स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कृता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत के युग दृष्टा मनीषी थे, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की और उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई, सांस्कृतिक, चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने आधुनिक और प्राचीन विज्ञान और धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया है और वर्तमान समय में भी चुनौतियों का सामना किया जा सके, ऐसा इन्होंने व्यक्तित्व, एक साधु पुरुष, आत्मविज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक यानी देश को जो सुधारे, और मनीषी एवं दृष्टा जो आगे की सोच रखे, उसको दृष्टा बोलते हैं। तो उस तरह के ये थे। अब हम इनके आगे का पाठ का सार देख लेते हैं। स्मृति, हमने इसकी चैप्टर पढ़ा, अब इसकी समरी को देख लेते हैं। स्मृति यह जो पाठ है लेखक श्री राम शर्मा के बाल्यकाल की सत्य घटना पर आधारित, यानी सच घटना है। लेखक ने इस घटना का बहुत सजीव और रोचक वर्णन किया, हमने पढ़ा। इस कहानी में रोचक का इतना सुंदर समावेश कहा हुआ कि कहानी के अंत में स्वयं को कहानी से बांधे रखता। एक बार भी मन ये नहीं करता कि कहानी को बीच में छोड़ दें, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, मन लगता रहता है। उस घटना को लेखक के बाल्यकाल में क्या होता है कि उसका बालक के क्या है, बाल्यकाल की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाल्यकाल अवस्था कह देते हैं। चलिए, बाल्यकाल में घटी, उनके बड़े भाई ने दूसरे गांव में पत्र डालने के लिए भेजा था।
गांव में बाहर पढ़ने वाले गांव कुएं में कौतूहल बच्चे सांप देखने रुक जाते थे। तो कुएं में पत्थर फेंकते समय क्या होता था कि कुएं में गिर गए। कहानी से रोमांच आरंभ होता है। बच्चे किस तरह का कुएं से सांप के रहते हुए पत्थर को निकालते हैं। इन सब में अनेक तरह की कहानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो आपने अभी अभी पढ़ा। इस कहानी के माध्यम से बच्चों के बालपन की सहजता और खतरे की स्थिति, यानी जो खतरे की जो पोजीशन थी, किस किस तरह से सांप से लड़ा गया बच्चा, ठीक है, अपने आप को बचाया। संवेदनशीलता की कमी यानी साहस को बड़े सही ढंग से दर्शाया गया है। वरना सांप के साथ अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो कोशिश करो कि आपके पास जो भी शर्ट वगैरह है ऊपर कोई या कोई भी ऐसा कपड़ा है उसको उठा करके सांप के ऊपर डाल दो। तो सांप क्या कर लेता है, खुद को छिपाने के लिए उस कपड़े के नीचे चारों चक्कर काट लेता है। फिर आप उसको वजन कोई भी पत्थर वगैरह उठा करके मार दो तो सांप वहां पर मर जाता है। सबसे आसान रास्ता होता है सांप को मारने का, वरना सांप से बचना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के पेड़ तोड़ रहा था, यानी किसी बेरी को नाम भी बोल देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आ जाता है, झरबेरी के पेड़। गांव के एक आदमी ने जोर से पुकारा कि उनका भाई बुला रहा है, जल्दी घर जाओ। इस पर लेखक डर जाता है और भाई ने क्यों बुलाया, उनका क्या कसूर है, कहीं बेर खाने पर नाराज न हो, उसे मार पड़ेगी। इस पिटने के डर से वह सहमा सहमा डरते डरते घर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंका करती थी? बच्चे स्वभाव से नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं एक सांप में गिर गया था। अपने नटखट स्वभाव के कारण सांप को तंग करने और उसके फुसकार मार सुनने के लिए बच्चे क्या करते हैं, कुएं में ढेला फेंका करते थे। उसकी आवाज सुनने के बाद अपनी आवाज की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा से उसके मन में क्या होती थी, एक बड़ी इच्छा या लालसा जागृत रहती थी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसको लगा या नहीं, यह बात क्या हुआ, स्मरण नहीं, याद नहीं। क्यों? क्योंकि सर से जैसे टोपी हटाता है लेखक, चिट्ठियां गिर जाती हैं। अब ध्यान तो चिट्ठियों पे ही जाएगा ना, तो मनोदशा किस मनोदशा को पढ़ता है। लेखक के साथ 1908 में घटी और उन्होंने कब बताया, 1915 में, यानी 7 साल बाद मां को बताई। बाद में लिखा और शायद बाद में ही बताया होगा। लेखक ने कहा कि उसे याद नहीं कि ढेला फेंकने पर सांप को लगा या नहीं, लेकिन फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि लेखक बुरी तरह गिर गया था। क्योंकि चिट्ठियां क्या है, कुएं में जब गिर रही थी तो क्या है कि चक्कर काट काट करके गिर रही थी, और लेखक डर गया था क्योंकि जो डालने के लिए दी थी उनकी घबराहट झलकती है कि अब या तो मार पड़ेगी या नीचे जाऊं तो सांप काटेगा। दोनों ओर खाई है। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं में डालने का निर्णय लिया? क्योंकि लेखक बड़े भाई से उन्होंने क्या क्या किया था, डालने के लिए दी थी। अब लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठी गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का बहुत ज्यादा डर था और वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। इसलिए क्या किया उसने, डंडे से पूरा भरोसा था कि इन सब कारणों से क्या होगा कि लेखक के कुएं से चिट्ठी निकालने का निर्णय लिया गया। अब सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या योजनाएं अपनाई, क्या क्या युक्तियां अपनाई, क्या क्या टेक्निक रही कि चिट्ठी निकाली जाए। सांप के पास चिट्ठी को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा भी छूट गया, लेकिन सांप का आसन बदल गया था। लेखक चिट्ठी उठाने में तुरंत सफल रहा। डंडा उठाने के लिए उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप की दाईं ओर फेंकी कि उसका ध्यान उस ओर चला जाए। दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। भाई द्वारा चिट्ठियां लेखक में कुएं में गिर गई थी, उन्हें उठाना जरूरी था। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन ऐसे। अपनी और भाई की धोतियों को कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से क्या हुआ, कुएं में उतरा। 4-5 गज ऊपर ही था। सोचा धोती से लटककर सांप को नहीं मारा जा सकता, डंडा चलाने के लिए जगह नहीं थी, तो इस कारण क्या हुआ, डंडा सांप पर लिपट जाता है जब वो
चिट्ठियां उठाने का प्रयास करता है। तो सांप का पिछला हिस्सा क्या हुआ, लेखक के हाथ को छू गया जो ठंडा था, दीवार से भी हट गया था उसका पैर, धोती से लटक गया। हिम्मत करके फिर क्या किया उसने, कुएं की मिट्टी सांप की ओर फेंकी और डंडे के गिरने और मिट्टी फेंकने से क्या हुआ, उसने कुएं की मिट्टी सांप की ओर फेंकी और डंडे के गिरने और मिट्टी के फेंकने से सांप का आसन बदल गया। लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा, धीरे से डंडा उठा लिया, कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में यह एक साहसिक कार्य था जो लेखक ने किया। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। मौसम अच्छा होते खेतों में जाकर बच्चे फल तोड़कर खाते हैं। स्कूल जाते समय रास्ते में शरारत करते हैं। रास्ते में आए कुएं, तालाब, पानी भरे स्थानों पर पत्थर फेंकते हैं, पानी में उछाले मारते हैं और सबसे बड़ी बात, जानवरों को तंग करते हुए चलते हैं। अपने आप को सबसे बहादुर समझते और अनेक बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या भी उल्टी निकलती हैं। यानी मनुष्य को जैसी स्थिति का सामना स्वयं के लिए अनुमान लगाता है उस हिसाब से योजनाएं बनाता है, पर ठीक ऐसे उतरा ऐसे नहीं होता। क्या होता है, कई बार ये गलत हो जाती है। जो मनुष्य चाहता है वह उसका उल्टा ही होता है। कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखो, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का मतलब क्या है, आशय क्या है, कहना क्या चाहता है, तात्पर्य क्या है, इस तरह से पूछता है राइटर जब एग्जामिनर पूछता है। लेखक ने जब कुएं में उतरा तो सोचकर उतरा था कि वह चिट्ठियों को उठाने में या तो सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बगैर वह कुएं में उतरता है और दृढ़ विश्वास पर सफल रहा। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल देने वाला ईश्वर होता है। मन चाह फल मिले या नहीं, यह फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। और लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं ईश्वर उनका साथ देते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिटने का भय, जिम्मेदारी की दुधारी तलवार उनके कलेजे पर फिर रही थी। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए। यानी एक तो या तो भाई अगर ऐसे ही बोले तो भाई पीटेंगे, क्योंकि झूठ बोलना लेखक जानता नहीं था, और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार थी, जिम्मेदारी के साथ चिट्ठी डालनी चाहिए थी। अब कुएं में जाएं तो भाई साहब से पिटने का डर, नीचे जाएं तो सांप की प्रॉब्लम कि बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और झूठ बोल दिया जाए, पर झूठ लेखक बोलना नहीं जानते थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आप देख सकते हैं कि इस पंक्ति का आशय है कि चिट्ठियों में कुएं में गिर जाने के कारण लेखक के मन में क्या है, बड़े भाई से पिटने का भय बना हुआ था। सच बोलने पर मार के ख्याल से लेखक के शरीर ही नहीं मन भी कांप उठता था, क्योंकि बहुत मार पड़ेगी। मार से बचने के लिए मन में विचार आया कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए क्या कि चिट्ठी डाल आए। पर लेखक क्या क्या करते थे, झूठ बोलना नहीं जानते थे। सच बोलने का पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी उनके बोझ पर दुधारी तलवार से वे आहत थे, परेशान थे, घायल थे। लेखक ने सच का साथ देते हुए दुविधा की सारी बेड़ियां तोड़ डाली और उन्होंने कुएं में घुसकर सांप से भिड़कर चिट्ठियों को निकालने का भयंकर निर्णय लिया। लेखक को अपने बबूल के डंडे पर पूरा विश्वास था। उसने योजना बनाई कि कुएं में उतरकर सांप को डंडे से मारकर वे चिट्ठियां उठा लेंगे। स्मृति पाठ के कथानायक के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अब इसको कहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये याद नहीं किया तो कुछ याद नहीं किया, 100% मिलेगा, क्योंकि ये चारित्रिक विशेषताओं का मतलब लेखक का चरित्र चित्रण जो क्लास 9 से स्टार्ट होता है और क्लास 10th में भी पूछा जाता है। स्मृति पाठ के कथानायक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य हैं, वे स्वयं हैं। उन्होंने अपनी 11 वर्ष की आयु में घटित घटना का बड़ा ही रोमांचक और सजीव वर्णन किया। सजीव यानी जीता जागता वर्णन है। बचपन में वे अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। बबूल के डंडे पर बहुत अधिक विश्वास था। कई बार सांपों के लिए नारायण वन वाहन बन चुका था उनका डंडा। और गांव के लड़कों के साथ झरबेरी से बेड़ तोड़कर खाना, स्कूल जाते हुए आम के पेड़ों से आम तोड़ना, इधर उधर उचकते हुए, उछलते कूदते हुए दौड़ना,
कुएं में पड़े सांप को ढेला मारना, उनकी फुसकार मारना, ये प्रतिदिन के क्रियाकलाप थे, यानी रोज की एक्टिविटी थी। अब बताओ किसी बच्चे की ऐसी ऐसी इतनी भयंकर एक्टिविटी हो जाए। इन बाल सुलभ शरारतों के साथ साथ मां के लिए हृदय में विशेष प्यार था। सांप को ढेला मारते समय जब चिट्ठियां कुएं में गिर जाती तो याद किसकी आती है? मां की आती है। कुएं में उतरकर सांप से भिड़कर चिट्ठी उठाने की योजना बनाई गई। इससे चरित्र की वीरता, कर्मठता, सच्चाई, उत्साह यानी जोश और एक योजनाबद्ध रीति से काम करने की विशेषताएं उभर कर आती हैं जो बच्चे के अंदर होती हैं। कुएं के धरातल पर जगह कम होने के कारण बच्चा क्या योजनाओं में परिवर्तन करना उसकी दूरदर्शिता के गुण का परिचायक है कि सांप के साथ पैंतरा बदलकर चिट्ठियों को लेकर ऊपर आना और फिर मक्खनपुर डाकखाने में डालना लेखक के साहस और कर्तव्य प्रायण यानी कर्तव्य प्रायण जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाने वाला की भावना का वर्णन होता है। ये क्वेश्चंस आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मिलता है पेपर में। लेखक को डंडे के प्रति मोह का क्या कारण था? सांप के पास डंडे को उन्होंने कैसे उठाया? लेखक चाहे साथी के साथ खेल रहे हों या गांव में स्कूल पढ़ने जा रहे हों, किसी काम से भी जा रहे हैं, बबूल का डंडा उनके साथ हाथों में अवश्य रहता। उस डंडे से उन्होंने कई सांप मारे थे, स्कूल जाते हुए पेड़ों से आम तोड़े थे। इस कारण डंडा बोलते हुए बिना भी सजीव मालूम होता था, क्योंकि डंडे के शिकार की घटनाएं उन्हें राइफल के शिकार की अपेक्षा कहीं अधिक रोमांचकारी होती थी और उस समय डंडा राइफल से अधिक प्रिय होता था। ये कुछ एरिया भी होता है कि गांव के लोग अधिकतर कुछ पहले के समय में डंडा और गले में गमछा ज्यादा पहना करते थे, ये उनकी एक विशेष भूमिका होती थी। कुएं में क्योंकि एक किसान होते थे तो गांव में रहने वाले क्या है कि किसान होते थे तो उनको सांप वगैरह इन चीजों से मुकाबला करना पड़ता, तो डंडा और एक धोती साथ में ही रख करके चलते थे, जो आजकल भी गांव में कहीं कहीं पर देखने को मिल जाती है। अधिकतर राजस्थान में ज्यादा होता है। चिट्ठियां तो लेखक ने उठा ली, परंतु सांप के पास पड़े हुए डंडे को उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। लेखक अपना प्रिय डंडा क्या है कुएं में छोड़ना नहीं चाहते थे। सांप पर धरना देकर बैठा था, किस पर? डंडे पर डंडे को खींचने के प्रयास में सांप हाथ पर वार कर सकता था, इसलिए लेखक ने बड़ी सूझबूझ से कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकता है और उस पर क्या करता है? झपट पड़ता है। लेखक ने बाईं ओर से डंडा खींच लेता है और सांप ने बाईं ओर उस पर लपक कर डंडे पर दांत गड़ा देता है। अब लेखक के पैर डंडे के कारण से बच गए और डंडा लेकर क्या हुआ? कुएं के ऊपर चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली को लेखक ने वाना टोली क्यों कहा है? क्योंकि रोज रोज शरारत करते थे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हम उम्र के नटखटों साथियों की टोली को लेखक ने वाना टोली इसलिए कहा है क्योंकि वे प्रतिदिन कुछ न कुछ शरारत करते थे। गांव से स्कूल और स्कूल से गांव पहुंचते थे। एक दिन स्कूल से लौटते हुए कमरों बच्चों को क्या हुआ? कुएं में झांकने की सूची, उचक कर झांकने की। सबसे पहले लेखक ने, श्री राम शर्मा जो हमारे आचार्य लेखक ने ही झांक कर कुएं में देखा और एक ढेला फेंका। उस ढेले की फेंक कर आवाज सुनने की जो रिपीट होकर के आती है प्रतिध्वनि, ठीक है, तो उसको सुनते थे। फिर वहां पर उसमें सांप किया फुंसकार, सांप भी फुंकार मारता था, तो वो बच्चे चकित होते और पल भर के लिए भयभीत हो जाते थे। तो कुछ देर बाद सभी बच्चों को उछल उछल कर सांप को ढेला मारने का मौका मिल गया और जब सांप फुंकार मारता कहे के लगाते उस पर हंसते थे। इस तरह वानर टोली कभी कभी पेड़ों की क्या क्या करती थी? पेड़ों के आम तोड़ती थी और क्या क्या होता था कि झरबेरी के पेड़ तोड़कर खाते हुए घर पहुंचती थी। और बंदरों की बात इधर उधर दौड़ना, नित्य नई शरारतें करना, बच्चों के अधिकतर ये स्वभाव होते हैं, पर फिर भी एक लिमिट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वजह से मैं रुका हुआ था। सांप को चक्षुसर्वा क्यों कहते हैं? लेखक ने सांप के किस गुण का अनुभव कब और कैसे किया? सांप को चक्षुसर्वा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपनी आंखों से ही सुनने का काम होता है। कि मैंने कहा था ना कि सांप के आंख नहीं होती, सांप के कान नहीं होते, वे आंखों से सुनता है। सांप के कान नहीं होते,
ये लोकोक्ति भी है। सांप अपने सामने उपस्थित व्यक्ति या वस्तु गतिविधि पर आंखें टिकाए रहता है और शत्रु के हिलने डुलने से ही अनुमान लगाकर उस पर वार करता है। लेखक जब सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को निकालने के लिए कुएं के धरातल पर दूसरी ओर 1.5 गज की दूरी पर उतरे तो सांप के साथ उनकी आंखें चार हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। लेखक की अन्य सभी इंद्रियों ने सहानुभूतिवश अपनी सारी शक्तियां उनको दे दी और वे भी चक्षु सर्वा बने। सांप के फन पर आंखें गड़ाए उसके आक्रमण करने की दिशा को समझने का प्रयास कर रहे थे। सांप भी कदाचित उनके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार सांप के आमने सामने खड़े होने पर लेखक को सांप के चक्षु सर्वा होने के गुण का एहसास हुआ। ठीक है, अब वो आया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी लेखक का डंडा कब और कैसे अपमानित हुआ? क्योंकि डंडा चिट्ठियों को उठाने को बढ़ाया, सांप के पास सरकाने का प्रयास किया, सांप फुंकार के साथ डंडे पर ही हमला कर दिया। नहीं तो डंडे पर हमला थोड़े हो सकता है, डंडा तो और मारता है। क्योंकि पर वहां पर क्या है कि डंडे पर हमला तो कर दिया, सांप की फुंकार सुनकर लेखक का जो बाल हृदय, बच्चे का जो मतलब दिल है, वो कांप उठा। डंडा हाथ से छूट गया बच्चे से। डर के मारे बिदक कर ऊपर की ओर उछल गए। उछलकर जब खड़े हुए उन्होंने देखा तो डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह सांप का विष था जिसे उन्हें डंडे पर उगल दिया था। लेखक का वह प्रिय डंडा जो कई सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था, मार चुका था, आज पहली बार सांप के वार से इस प्रकार अपमानित होता है। क्यों? क्योंकि डंडे को वहां पर घुमाने की जगह नहीं है, 1.5 गज जगह है और वो भी कच्चा कुआं है। लास्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं है, इसे भी देखते हैं। सन 1908 में घटित घटना को 1915 में सुनकर जब उन्होंने लिखा उसकी मां पर क्या बीती होगी। अब मां के दिल का हाल सुनो कि जब कुएं में उतरकर सांप से भिड़कर भाई साहब की जरूरी चिट्ठियों को निकालने की घटना 1908 में जो घटी थी और भाई साहब की मार से भयभीत लेखक ने, उसके छोटे भाई ने इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। और 1915 में यानी 12वीं पास करने के बाद जब लेखक ने इस घटना का जिक्र अपनी माँ से किया तो यह सब सुनकर उनकी माँ सहम गई और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। लेखक को अपनी गोद में इस तरह बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। कदाचित उस समय उनके मन में अपने बेटे को जीवन को गंवा देने की भयानक कल्पना समा गई थी, क्योंकि एक सांप से लड़कर आ रहा है उनका बच्चा। मां किसी भी मूल्य पर अपने बेटे का अहित होते हुए नहीं देख सकती। अतीत के भयानक दृश्य की कल्पना करके वे सहम उठी होंगी और ईश्वर से अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगी होंगी। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस जो भी चैप्टर पढ़े आप उसको कंप्लीट करें, चाहे एक चैप्टर आपको 1 घंटा लगे, पर वो चैप्टर आपको याद रहना चाहिए 1 साल तक, जब तक वो पूरी परीक्षा आप ना दे लो। तो बच्चों, रिवीजन के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं और रोक रोक करके क्वेश्चन आंसर को भी लिख सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।